All right, so we are going to start with next question, and you must already know that the level we are doing here is good level question. तो ये जो क्वेश्चन है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. A small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius capital R with a period of revolution t. So you have a planet which is revolving around a massive star. This is that planet, and radius of orbit is r. Time period is t. If the gravitational force between the planet and star were proportional to r raised to minus 5 by 2, then t would be proportional to. So as you know that t square is proportional to r cube. ये यहाँ पे नहीं चलने वाला. क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि जब आप बोलते हो कि anything is in circular orbit, so you say that centripetal force is equal to force of gravity, है ना? क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर है तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स तो होना चाहिए, मतलब सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए इन शॉर्ट. करेक्ट. कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप क्या लिखते थे? आप बोलते थे एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ लिखते थे जी एम मास ऑफ स्टार, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे भी ये आर आएगा, ऐसा कुछ तो करेंगे हम लोग, है ना? वेट, ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, ऐसा सब करके आप यहाँ तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी तक आते हो बाय द वे. करेक्ट. बट देन यू आल्सो से कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? फिर टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी आपने यहाँ से फाइंड करके रखा है, राइट? बट दिस इज नॉट करेक्ट इन दिस केस, क्योंकि क्लियर कट ऐसा बोला है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है it is proportional to r raised to minus 5 by 2 and not 1 upon r square. तो ग्रेविटेशनल फोर्स G m mp अपॉन r रेज टू 2 जो तुम लिखते थे, अभी r रेज टू प्लस 5 बाई 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ऊपर था तब माइनस था. गुड, वेरी गुड. तो अब जब आप इसको कैंसल आउट कर रहे हो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस आर, और ये आर रेज टू माइनस 5 बाई 2, या तो फिर सीधा सीधा ये आर को 5 बाई 2 और यहाँ पे माइ इंटू आर रेज टू माइनस 1 करो, या फिर अगर आप थोड़े फास्ट हो, इफ यू आर फास्टर इनफ, तो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू आर फास्ट इनफ, व्हाट यू कैन डू इज, यहीं पे हम लोग कर सकते थे. कैसे? व्हाट इज आर रेज टू 5 बाई 2? 5 बाई 2 इज 2.5. 2.5 इज 1.5 प्लस 1, मतलब 5 बाई 2 इज 3 बाई 2 प्लस 1, है ना? मतलब इसको मैं यहीं पे 3 बाई 2 इंटू आर लिख देता, यहीं पे मैं इसको कैंसल आउट कर देता. करेक्ट. तो मुझे यहाँ मिलता आर रेज टू 3 बाई 2. तो मुझे यहाँ पे v मिलेगा अंडर रूट ऑफ, गुड, अंडर रूट ऑफ जी एम एस आर रेज टू 3 बाई 2 का रूट, मतलब आर रेज टू 3. क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आप बोलोगे कि टाइम पीरियड, मतलब वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. करेक्ट. गुड. डिस्टेंस, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर, बराबर. वन राउंड में सरकमफरेंस, अंडर रूट ऑफ जी एम एस अपॉन आर क्यूब ऊपर जाएगा,
आर रेस टू -3। हाँ, तो आर रेस टू 1 है तो ये ऊपर आ जाएगा आर रेस टू 3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो माइनस माइनस नहीं होगा वो, राइट? इज इट क्लियर? हाँ, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 4, है ना? ऐसा आना चाहिए ना, राइट? है ना? तो यहाँ पे तो r ऐसा कैसा आ गया 1 - 2? ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना। ये एक मिनट समझ लो, ये ऐसा है ना? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वैसे भी न्यूमरेटर में ही होता है तो माइनस होके नहीं जाता है वो ऊपर। हाँ, तो कहाँ पे गलती हुई वो देखो, कहाँ पे गलती की आपने बताओ। तो लिया था ना स्क्वायर रूट, ये हुई गलती और ये नॉर्मली गलती होती है। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ गलती होती है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है कम और हम बोलते हैं अच्छा स्क्वायर रूट लेना है, नीचे तो ऑलरेडी है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसा वी एंड अप राइटिंग दिस। When you end up writing this, you end up cancelling this, and when you end up cancelling this, you end up wasting your time. Good. तो ये ऐसा आएगा, इसको पूरा अंडर रूट में लिख दोगे, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को अलग से करोगे और यहाँ पे हाफ लिखोगे। अब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम एस अपॉन आर रेज टू 3/4। अब आपका आंसर आएगा करेक्ट। तो ये ऐसा है कि नाउ इट इज सो सिंपल, यू शुड नो t। और बाय द वे आई नो कि ये जो है ये कांस्टेंट है, तो मैं ये कांस्टेंट लिखने वाला हूं नहीं। एंड t इज डिस्टेंस अपॉन v, d इज 2 पाई r, है ना? ठीक है, 2 पाई r अपॉन अपॉन रूट ऑफ जी एम है, मैं लिख रहा हूं आपके लिए r रेज टू 3/4। अब ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर जाएगा। ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम नेगेटिव एनीमोर, सो t इज प्रोपोर्शनल टू r इनटू r रेज टू 3/4। यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 3/4 7/4, r रेज टू 7/4, ऑप्शन नंबर टी, राइट? गुड। तो इन्होंने एक्चुअली ऑप्शन गलत लिखे हैं, मैंने ऐसा करके देना था आपको। गुड। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वैसे सही लिखा है क्योंकि टी बोला है ना, व्हाट इज टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो करेक्ट लिखा है ये। क्योंकि व्हाट यू विल डू इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2, ऑप्शन नंबर ए -1। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of the moon is 1/8 mass of earth, but the gravitational pull, मतलब acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of earth. It is due to the fact that moon is a satellite of earth. Nonsense. The radius of earth is 8/6 of moon, the radius of earth is root of 8/6 of moon, the radius of moon is, ठीक है, तो रेडियस कंपेयर करना है मतलब। Good. Do you remember acceleration due to gravity is equal to g mass of what upon r square, मतलब g is proportional to m by r square, मतलब g, अभी रेडियस ऑफ अर्थ बोला है ना, तो g अर्थ अपॉन g मून इज इक्वल टू m अर्थ अपॉन r अर्थ का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या है जी एम, करेक्ट, क्लियर। तो m मून अपॉन r मून का स्क्वायर,
सिर्फ रेशियो लिया है, नहीं समझा रेशियो? नहीं, तो जी अर्थ इज इक्वल टू एम अर्थ अपॉन आर अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी मून अपॉन एम मून अपॉन आर मून का स्क्वायर। करेक्ट, गुड। अब ये जब मैं लिखूंगा तो दिस विल बी एम ई अपॉन एम एम, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, आर एम अपॉन आर अर्थ का स्क्वायर, राइट। एम ई अपॉन एम एम ये 8 है, यहां से मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इज 8 आर एम, ये फाइंड ही करना है हमको। जी अर्थ अपॉन जी मून 6 है ना, यहां से, गुड। और ये आ गया आपका आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, 3 जा 4 जा 3/4 उसका स्क्वायर रूट, है ना। हाँ, तो मत करो स्क्वायर रूट, क्यों नहीं करना स्क्वायर रूट? ऑप्शन 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 रेडियस ऑफ अर्थ upon radius of moon square is how much? 8/6। तो 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 radius of earth is root of 8/6 times of radius of moon, option number C, करेक्ट। क्या डिफिकल्ट है इसमें? नथिंग, सिंपल सिंपल formulas. A body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the surface of earth. How will the same body stretch the spring at a place? सबसे पहले ये गलत है, it cannot be 16,400 under any condition, it can be 1600, it cannot be 16,400, नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता बताता हूँ। How much will the same body stretch the spring at a place 1600 kilometer above the earth surface? मैंने क्यों बोला 6400 किलोमीटर इस रेडियस ऑफ अर्थ बराबर 16,400 इज मोर देन ट्वाइस, मतलब अर्थ यहाँ पे और स्प्रिंग यहाँ पे, तो वैसा नहीं होगा। 1600 क्यों, 1400 क्यों नहीं? क्योंकि 1600 इज 6400/4, मतलब r/4, मतलब h की वैल्यू आपको इन शॉर्ट राउंड फिगर करके दिया है ना। तो देखेंगे हम लोग, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्वेश्चन में ये स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग का कहां से आ गया ये नहीं समझा होगा डेफिनेटली। यू नीड टू थिंक कि ये क्या बोल रहे हैं, तो यू टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। सो द थिंग इज वी हैड अ स्प्रिंग, it is not getting stretched because we have not applied any mass here. As soon as I hang a body, weight mg starts acting. This is at the surface. Very good. Then when you apply a mass, right, let us say the extension in the string, मतलब this extra is x, right, ये कहां पे है? ये अर्थ की सरफेस पे है। वेरी गुड, है ना। अब जब हम हाइट पे ले जाएंगे तो दिस x will change. गुड, तो what we know is first at the surface of earth, at earth's surface, stretching force, who is providing stretching force? मैंने बताया आपको, gravitational force acting on mass m, मतलब weight, right, सिंपल ना। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। कौन स्ट्रेच होगा? स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, राइट। तो
stretching force on spring is given by kx. k some constant. मैं बता देता हूँ आपको. Force, stretching force is kx, where k is called as spring constant. है ना? क्यों? इजी है ना, मैंने अभी तो बताया. जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ये आप 12th में सीखोगे इसके आगे, और फिलहाल ये याद रखना. तो देयर इज सम कांस्टेंट k हियर इक्वल टू वेट. वेट इज, अभी मैंने बताया k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो g इज प्रोपोर्शनल टू x. गुड, राइट. इसका मतलब, या फिर x इज प्रोपोर्शनल टू g या g इज प्रोपोर्शनल, एक ही बात है, राइट. ये अर्थ की सरफेस पे हो गया. एट हाइट h, एट हाइट h क्या होगा? x h is proportional to g h. देखो सिंपल चीज है. स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे मास लगा दिया, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया. क्यों बढ़ा? क्योंकि जो मास आपने लगाया था उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब वेट है. वेट है मतलब mg है. करेक्ट. अब जब मैं इस पूरे सिस्टम को अर्थ से ऊपर लेके जा रहा हूं, क्या मास चेंज होगा? नहीं, मास तो जो है वो है. क्या चेंज होगा? g. g acceleration due to gravity, और acceleration due to gravity is deciding how much is the stretch. good. तो आप क्या करोगे, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सरफेस सरफेस ऐसा लिख देता हूं मैं, ओनली फॉर योर कन्वीनियंस. अब आप कर दो डिवाइड. एक्स एच अपॉन एक्स एस इज इक्वल टू जी एच अपॉन जी. हैव वी लर्नड the ratio of GH by G for H which is comparable to R. दो फॉर्मूला दिए थे क्या मैंने? GH by G के दो फॉर्मूला लिखे थे क्या हमने? R अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर था, एक था 1 माइनस 2H by R. ये कब लिखते हैं? जब H की वैल्यू बड़ी होती है. 1600 किलोमीटर, ये H की वैल्यू बड़ी है कि नहीं है? बिकॉज इट इज फोर्थ, 1/4 ऑफ रेडियस. अगर हाइट बहुत कम होगी, बहुत कम मतलब 32 किलोमीटर, तो फिर 1 माइनस 2H by R. यहां तक क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर, गुड. देन XH इज इक्वल टू R अपॉन R. अभी H की वैल्यू कितनी? 1600 किलोमीटर. मैंने क्या बोला था? 1600 किलोमीटर को मैं 6400 by 4 लिखूं क्या? यस. ऐसा लिखने से क्या हुआ? कैलकुलेशन सिंपल हुए. क्यों सिंपल हुए? R अपॉन R प्लस R बाय 4, राइट. तो ये R R R कैंसल. नीचे है 1 प्लस 1 बाय 4, दैट इज 5 बाय 4. नीचे डिनोमिनेटर में 5 बाय 4, तो 4 ऊपर जाएगा कि नहीं? करेक्ट. 4 बाय 5 0.8 होता है कि नहीं? होता है. 0.8 ऑफ एक्स एस. गुड. तो अर्थ की सरफेस पे कितना था? तो 0.8 सेंटीमीटर, है ना? हाँ, तो कहां पे है 0.8 सेंटीमीटर आंसर में? बताओ. उसका स्क्वायर है. ये भूलना नहीं. अभी आएगा आपका करेक्ट आंसर. 0.64 इंटू 1, तो 0.64, राइट. तो हर एक स्टेप मैटर करेगा यहाँ पे. ये 4/5 का स्क्वायर नहीं लिखा तो भी गए. गुड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गुड क्वेश्चन है. A body weighs 250 न्यूटन, मतलब 25 किलोग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर मैं जी की वैल्यू 10 लेता हूं तो, राइट. जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, बोलते हो माय वेट इज 50 किलोग्राम, यू आर इनकरेक्ट. यू आर सेइंग माय वेट इज 50 kgWt, मतलब यू आर टेलिंग इन सम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट. गुड.
तो 250 मतलब roughly 25 kg WT. A body weighs 250 न्यूटन on the surface of earth, मतलब mg की वैल्यू दी है in short. How much will it weigh halfway down the center? अभी easy है ना, मुझे बताओ weight at depth d is mgd, isn't it? है ना, g at depth. जैसे आप weight at surface लिखते हो, क्या लिखते हो, mgs. depth पे क्या लिखोगे, mgd. Do you remember the formula of gd? g 1 minus d by r. पर ये तो सरफेस वैल्यू होती है ना, ये तो याद है ना आपको. तो ये उन्होंने बोला ही है, क्या बोला है उन्होंने, सरफेस पे कितना. हाँ, तो mg की वैल्यू 250 बोली है उन्होंने. 1 माइनस हाफ डाउन द अर्थ, मतलब अगर ये अर्थ का रेडियस है r, तो यू आर समवेयर हियर, मतलब यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r बाई 2. तो डेप्थ इज हाउ मच, अरे डेप्थ इज हाउ मच, r बाई 2. r बाई 2 है डेप्थ. वेरी गुड. तो यहां से d बाई r कितना हो गया, 2. बराबर, क्लियर, पक्का. हाँ, यस. तो ये d इज r बाई 2, तो d बाई r इज हाफ. तो ये हाफ लिख सकता हूं क्या मैं, 1 में से हाफ गया तो कितना बचा, 250 का हाफ कितना हुआ. हाँ, तो है क्या ऑप्शन में, राइट. मैं आई कुड हैव डन दिस वे, मैं तुम्हें ऐसा भी बता सकता था, अच्छे से एकदम प्रॉपर से लिख के. वी नो दैट mass weight on the surface of earth is mgs, which is 250 newton. Also gd is gs 1 minus d by r, but given is d by r is equal to, या फिर d is equal to r by 2, which means d by r equal to half. Therefore gd is equal to gs 1 minus half, तो gs by 2, राइट. फिर हम बोलेंगे वेट एट डेप्थ अपॉन वेट ऑन द सरफेस इज mgd अपॉन mgs. तो ये आप लिखोगे mm कैंसल, gd बाई gs हाफ यहां से करके रखा है, तो वेट एट डेप्थ इज वेट ऑन द सरफेस बाय 2, दैट इज 250 बाय 2, दैट इज 125 न्यूटन. बट व्हाई शुड आई बी डूइंग दिस, मुझे पता ही है, हम जानते हैं, व्हाट वी नो इज, शॉर्टकट मारना आने चाहिए. गो अवे. So we know this is directly mgd, and gd is gs1 minus d by r. This is 250, this is half. खत्म हो गया यहाँ पे आंसर आपका. Why should be doing this much, जब 3 स्टेप में आंसर होता है तो, राइट. गुड. A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half the radius of Earth? I want you to solve this. So it was this way. Weight at height h is mgh, which is mg surface value. क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो हाफ द रेडियस बोली है, मतलब r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर यूज होगा. ये वैल्यू 72 है. यहाँ पे आप r बाई 2 लिखोगे h की जगह पे, तो ये 72 r अपॉन 3 r बाई 2, ये कैंसल कैंसल. ये 3 बाई 2 को उल्टा करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, 4 बाई 9, 9 1 जा 9 8 जा 8 4 जा 32 न्यूटन. खत्म. पेन और पेपर निकाल रहे हो, इट्स नॉट दिस वे यू नीड टू डू, नॉट सपोज टू डू दिस वे. गुड. देन the acceleration due to gravity at the poles and equator is gp and ge respectively. If the earth is sphere of radius re,
rotating about its axis with angular speed omega, then gp minus ge is given by, if you remember, I told you g at any latitude phi is g minus r omega square cos square phi. Then I told you at equator it is g minus r omega square. At poles it is just g. हमने इनको कंबाइन किया था, हमने बोला था जी ई इक्वल टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब जी पी माइनस जी ई इज आर ओमेगा स्क्वायर। कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर डी में है। और जब मैं डिराइव करके दे रहा था तभी भी बताया था मैंने आपको कि जीपी माइनस जीई ऐसा पूछते हैं। जब पहले या दूसरे लेक्चर में जब थ्योरी मैंने बताया था आपको, आई टोल्ड यू ऐसा पूछते हैं। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a synchronous satellite goes around earth once in every 24 hours. What is the radius of orbit of synchronous satellite in terms of earth radius? This question is simple but it involves a lot of calculations, right? Why? Because आपको क्या पूछा है? Radius of orbit of that satellite in terms of Earth's radius. Do you remember time period was given by, या फिर t square was given by 4 pi square upon g m s r cube, right? This small r is capital R plus H. सबसे पहले आपको क्या पूछा है? आपको कैपिटल आर पूछा है, एच पूछा है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पूछा है, मतलब दे आर आस्किंग यू स्मॉल आर। इसका मतलब स्मॉल आर क्यूब इज जी एम एस अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, मतलब आर इज जी एम एस बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 टी रेज टू 2/3, राइट? टी की वैल्यू 24 आवर्स है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के तरीके अपने अपने होते हैं। द वे यू वांट टू सॉल्व इट आपके ऊपर है, राइट? गुड। या तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, सीधा सा, डायरेक्टली सीधा सा हिसाब है ऐसा, मतलब मैं ओवरऑल ऐसा कर सकता हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल क्यूब रूट ले रहा हूं, दैट्स इट, है ना? ओवरऑल क्यूब रूट ले लिया। क्लियर? ये आर क्यूब था, जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, मैंने क्यूब रूट ले लिया, दैट्स इट। तो पूरे ब्रैकेट के बाहर क्यूब रूट लिख दिया, करेक्ट? क्लियर? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। कैसे? जी की वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11 दिया है, माइनस 11। मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सन क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि प्लैनेट अराउंड सन होता है, यहाँ पे सैटेलाइट अराउंड अर्थ है। तो ये जो कैपिटल एम होता है ये सेंट्रल बॉडी होता है। अगर प्लैनेट अराउंड सन है तो सन का मास, सैटेलाइट अराउंड अर्थ है तो अर्थ का मास, तो ये सेंट्रल बॉडी का मास होता है यहाँ पे, राइट? तो मास ऑफ अर्थ 5.98, टी 24 आवर्स इज नॉट एसआई यूनिट। 24 को 60 से मल्टीप्लाई करो, उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर करो अपॉन रेज़ टू 1/3। और आपको पूछा है रेडियस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब इस आर को आप आर ई से डिवाइड करो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए तो यहां पे भी डिवाइड करो। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। वेल, तो अभी करना, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू दिस विल बी 6.6 RE। कैसे, वो आपको करना है।
क्योंकि 24 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, वो सब आपको पता होना चाहिए, क्यूब रूट्स पता होने चाहिए। तो दिस यू विल बी डूइंग बाय योरसेल्फ एंड यू शुड गेट दिस आंसर एंड आई वांट यू टू डू इट रफली। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं आपको, आई गिव यू हिंट, बट दैट इज ओनली अ हिंट। आई विल नॉट डिवाइड दिस, मुझे डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये वैल्यू देख ली, इस वैल्यू को मैं इस ब्रैकेट में से अलग करने की कोशिश करूंगा। इन एनी केस और क्या कर सकते हैं, 10 पावर माइनस 11 10 पावर 24 प्लस में है, कितना हो गया 13। ये एक जीरो, ये एक जीरो, कितने हो गए 10 पावर 2, उसका स्क्वायर है 4, 13 में 4 17 बराबर 17 है ना। तो 10 पावर 17 तो आ गया। अब मैं एक जीरो कहीं से भी और एडजस्ट करूंगा और 10 पावर 18 करूंगा। क्यों? क्योंकि बाहर 1/3 है, तो 10 पावर 6 होगा और वो इधर एडजस्ट हो गया है ना। बाकी के नंबर आपने सिंप्लीफाई करते रहना, वो मैं नहीं बताने वाला, बिकॉज यू नीड टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस। गुड, वेरी गुड। Two stars, each of mass m, radius capital R, are approaching each other for head-on collision. अच्छा, ये हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि head-on collision का मुझे theory बताना पड़ेगा आपको। Good, तो I will take this in the next session, right? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं होगा इतना जल्दी अपने से सॉल्व। गुड, अगला भी बड़ा है तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस क्वेश्चन, लास्ट वन, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको लगने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल यू टू वेज, एक सॉल्व करो, दूसरा आंखें बंद करो हाफ लिखो, राइट? कैसे? देखो क्वेश्चन क्या है, मास m इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी xm और 1 माइनस x इंटू m बोला है, कभी कभी बोलते हैं m1 एंड m2, xm और 1 माइनस xm नहीं बोलेंगे, m1 एंड m2 बोलेंगे। ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट होता है 3 टाइप से, तो 3 प्लस 2 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे अपने, राइट? फॉर अ गिवन सेपरेशन, फॉर अ गिवन सेपरेशन मतलब पहले आपने मास को डिवाइड किया, फिर दोनों में सेपरेशन फिक्स किया, इंपॉर्टेंट है। फॉर अ गिवन सेपरेशन मतलब डिस्टेंस इज फिक्स, राइट? द वैल्यू ऑफ x for which the gravitational attraction between the two pieces becomes maximum. सबसे पहले gravitational force is proportional to g, तो मत बोलो, proportional पूछ रहा हूं, m1 m2 बाय यहां पे क्या बोला है, मतलब r भी फिक्स है, r भी कांस्टेंट है, तो f is proportional to m1 into m2 only, that's it, क्लियर? और m1 क्या बोला है आपको, xm, और m2 क्या बोला है आपको, 1 माइनस x इंटू m। वेल, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टच देते हैं इसको, इससे आपका मैथ्स का बेसिक्स भी क्लियर होगा। x y, मेरे पास अगर ऐसा एक ग्राफ है या फिर ऐसा एक ग्राफ है, these are functions, y is a function of x, y is equal to f of x, तो ये भी y is some other function of x, but y is f of x, doesn't matter। रेड कलर का जो है फंक्शन वो स्मॉल वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, वापस से डिक्रीज होगा, और ब्लू में उल्टा है ना। हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, मतलब वी डोंट केयर फॉर दिस ब्लू लाइन, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बट इन एनी केस मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप क्या है वो बताओ, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप, मतलब dy by dx, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, मतलब यू ड्रॉ अ लाइन
टचिंग एट वन पॉइंट दैट इज टेंजेंट. स्लोप इज टेंजेंट. सीखा है ना आपने ये? स्लोप इज टेंजेंट मतलब बेसिकली क्या है स्लोप? स्लोप है dy by dx. क्लियर? What is the value of slope of the line parallel to x-axis? 0. ये तो मैंने ही सिखाया है आपको. You should know this. मैंने 1D मोशन में बताया था आपको. vt ग्राफ. What is acceleration? 0. क्यों? आपने बोला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब a is dv by dt which is tan theta और एंगल कितना बन रहा है? 0. tan 0 is 0. तो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0. स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज इंफिनिटी. तो इसका मतलब 0 से वैल्यू बढ़ेगा और y एक्सिस तक आते आते मतलब x को परपेंडिकुलर होते होते इंफिनिटी हो जाएगा. इज इट क्लियर? गुड. तो अब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मतलब उस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू 0. क्लियर? मिनिमम के लिए भी सेम केस था ना. मिनिमम के लिए भी ऐसा ही था. यहां पे वैल्यू 0. हमारा इस क्वेश्चन में क्या है? मैक्सिमम. यहां तक क्लियर? पहले ये समझा है क्या? y और x आप जब प्लॉट करते हो मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 आती है. ये समझा है क्या? समझा है? क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है? पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को. इज इट क्लियर? गुड. वो भी नहीं समझा होगा तो फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट y की वैल्यू दोनों के लिए सेम. तो y माइनस y 0 अपॉन नीचे जो भी रहे 0 अपॉन नंबर इज 0. गुड. देन अब ऐसा है मैं छोटा सा चेंज करता हूं. मैं बोलता हूं कि यहाँ पे इस y को हटाओ और यहां लिख देते हैं फोर्स. राइट? y was डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि मैंने x चेंज किया तो y की वैल्यू चेंज हुई थी. तो y was डिपेंडेंट एंड x was इंडिपेंडेंट. बराबर? करेक्ट. हमारे क्वेश्चन में मास इज इंडिपेंडेंट एंड फोर्स इज डिपेंडेंट मतलब फोर्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ मास. इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? पक्का? गुड. अब लेकिन कौन सा मास? टोटल मास तो कांस्टेंट है ना. मेरे पास 100 kg है तो वो तो 100 ही रहेगा. फिर मैं यहाँ पे 10 यहाँ पे 90 दूं 20 80 करूं 30 70 करूं लेकिन टोटल तो फिक्स है. तो नीचे जो मैं लिख रहा हूं मैं कोई भी एक मास की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन मास. सिर के ऊपर से बाउंसर. गुड. तो ये बाउंसर को हम सॉल्व करेंगे. डोंट वरी. देखो ऐसा है मेरे पास एक बॉल था जिसका मास था 10 kg टोटल मास. मैंने इसके दो पीसेस कर दिए. एक को बोल दिया m1 दूसरे को बोल दिया m2. दोनों को रख दिया फिक्स डिस्टेंस पे. पहले इसको दिया 1 kg इसको दिया 9. राइट? फोर्स मेजर किया. इसको दिया 2 इसको दिया 8. फोर्स मेजर किया 3 और 7. फोर्स मेजर किया क्योंकि हमने डिस्टेंस को फिक्स रखा हुआ है तो फोर्स डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे. यहाँ तक क्लियर? मतलब मैं m1 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ या फिर मैं m2 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. तो वेरिएबल या तो m1 को बना लो या m2 को बना लो आपकी इच्छा. हम किसको बना रहे हैं? m1 को वेरिएबल बना रहे हैं. टोटल मास क्या था? m1 प्लस m2 था कि नहीं? तो m2 को मैं m1 m माइनस m1 लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो जब मैं फोर्स प्लॉट करूंगा अगेंस्ट m1 तो मुझे कोई ग्राफ मिलेगा और मुझे देखना है कि where is this value of force maximum. करेक्ट? गुड. समझा यहाँ तक? इसको हटाऊं यहां से. क्लियर? गुड. अब फोर्स इज इक्वल टू g m1 और m2 क्या लिखा आपने? m माइनस m1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. फोर्स का डेरिवेटिव
विथ रिस्पेक्ट टू क्या, m1। क्यों m1? ग्राफ में मैंने अभी अभी बताया मास चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, डिस्टेंस तो वैसे भी फिक्स था, लेकिन m1 भी चेंज हो रहा है, m2 भी चेंज हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, m1 में कितना चेंज हो रहा है। क्लियर? राइट। पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, अगली बार सिंपल हो जाएगा सब। गुड। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ। गुड। आपको ये तो पता है कि डेरिवेटिव में से हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, पता है ना? तो मैं अभी 1/r² को तो बाहर निकाल सकता हूँ, g/r² को बाहर निकाल सकता हूँ, ये तो पता है, क्योंकि r फिक्स था, g फिक्स था। क्लियर है यहाँ तक? नो डाउट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 इंटू m माइनस m1 स्क्वायर, राइट। बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज df by dm1? स्लोप। स्लोप, जैसे dy by dx स्लोप था, ये भी स्लोप है कि नहीं? मैक्सिमम फोर्स पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0। एट एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स, या फिर एट मैक्सिमम फोर्स, ऐसा लिख देता हूं, एट मैक्सिमम फोर्स what we are expecting is df by dm1 equal to 0, but df by dm1 क्या था, g by r square, derivative with respect to m1 of m1 into m minus m1 square equal to 0। ये टर्म उठा के यहां फेंक दिया, 0 हो गया। क्लियर? थ्रो इट अवे, पुट इनटू डस्टबिन। अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे, टोटल मास m मैंने क्या बताया, कांस्टेंट है, हमने 10 को स्प्लिट किया है, 10 तो 10 ही है, m कांस्टेंट है। तो जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो m फिक्स वैल्यू है, वो बाहर आएगी, मतलब dm1 by dm1 माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x। so what will be derivative of m1 square with respect to m1, 2m1, है ना? तो 2m1 आएगा, तो ये आएगा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2m1 इक्वल टू 0, बराबर। ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, m इक्वल टू 2m1, मतलब m1 कितना मिला, m/2। पर क्वेश्चन में क्या दिया था, xm, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर? मैं ये वापस रिपीट करूंगा, मेथड 2, मेथड 2 इज अ जोक। What I told you is, but important is for a given separation। ये जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको मेथड 2 कुछ समझेगा नहीं, जिसने पढ़ा है उसको पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जस्ट। मान लेते हैं मेरे पास पहले 10 किलो लिया, 6 किलो बोलो, 10 बोलो, 100 बोलो, डजंट मैटर, लेट अस टेक टू हैव शॉर्टकट्स। टोटल मास में मान लेता हूं 6 केजी है, टोटल है 6 केजी। पहले को मैंने 1 दे दिया, इसको 5 दिया, इसको 2 दिया, इसको 4 दिया, 3 और 3, फिर 4 और 2, फिर 5 और 1। फोर्स इसके प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट है 5, फिर है 8, फिर है 9, फिर वापस कम हो गया, मतलब मैक्सिमम फोर्स कब था, कब था, जब आपने इक्वली स्प्लिट किया था। इक्वली स्प्लिट करने का मतलब क्या था कि m1 को m/2 किया होगा, और वो तो उन्होंने xm बोला है यहाँ पे, है ना? हाँ, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास हाफ होनी चाहिए फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम। अच्छा, m2 भी चेक कर लो, यहाँ पे भी हाफ डाला अगर, तो 1 माइनस हाफ, अगेन हाफ। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ जोक, दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग। सेम गोज विथ चार्जेस। क्लियर? नो बुक विल टेल यू दिस ट्रिक। जितने भी बुक्स उठाओगे इंक्लूडिंग माय मॉड्यूल्स, उसमें आपको ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना होता है। डिस्टेंस फिक्स मतलब सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अरे तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जब दोनों को इक्वली स्प्लिट करूंगा तब जाके फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब m1 शुड बी m/2 एंड m2 शुड बी m/2, तो x की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, खत्म, डन। क्लियर? तो ओरल क्वेश्चन था ये।
अगर मैथमेटिक्स से करना चाहोगे तो भी होता है, और ये सीखोगे आप डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हैव अ लॉट ऑफ फिजिक्स इंफॉर्मेशन इन इट, तो वो 12th तक रखोगे तो समझेगा आपको मैथ्स। चलो, विल स्टॉप हियर फॉर द डे। अटेंडेंस लगा हुआ है सबका, डोंट वरी।